हे एवरीवन, वेलकम बैक। फिल्म की शुरुआत में एक लोकल कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई किया गया था। जज कहते हैं, मैं दोनों पक्षों की राय जानना चाहता हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने लॉयर्स के साथ वहाँ बैठे थे एंड हमें पता चलता है हस्बैंड का नाम है शेन और वाइफ का शूमी। उनकी शादी साल 2005 में हुई थी और 2006 में उनका पहला बेटा नियान हुआ और 2008 में उनकी बेटी फे। उनकी एक हंसती खेलती फैमिली थी। वो दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट थे और आज तक उनके परिवार ने ही शूमी को ये कदम उठाने से रोका हुआ था। पर अब बस बहुत हुआ। वो रोते हुए कहती है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे बस मेरे बच्चों की कस्टडी चाहिए। जज पूछते हैं, आपकी क्या राय है? और शेन वहाँ बैठा कहता है, मैं डिवोर्स नहीं चाहता। हमारी शादी को 9 साल हो चुके हैं। हमारे रिश्ते की नींव बहुत स्ट्रांग है। मैंने आज तक किसी भी लड़की से इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया। जब मेरे फादर मेरे बचपन में गुजर गए थे तब से मैं अपनी फैमिली चाहता था ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं, उन्हें वो प्यार दूं जो मुझे नहीं मिला। जब शेन ये बातें बता रहा था हमें दिखाया जाता है कि असलियत में वो शूमी को कैसे ट्रीट करता है। वो हमेशा उसे मारता है, उस पर चिल्लाता है। उसने उसे इस तरह टॉर्चर किया था कि शूमी अंदर से टूट चुकी थी। वो कहती है, तुम ये दोबारा क्यों कर रहे हो? पर जज डिवोर्स की कंप्लेंट रिजेक्ट कर देते हैं। शूमी गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाती है। उसकी यंग लॉयर मिस ली उसे समझाने की कोशिश करती है, मैम अगर डिवोर्स केस एक पार्टी की तरफ से अप्लाई किया गया हो बिना किसी चीटिंग, बाइगैमी, सेपरेशन ऑफ लिविंग, डोमेस्टिक और ड्रग अब्यूज़ के, तो इस पर डिवोर्स आसानी से नहीं मिलता। अगर दूसरी पार्टी मना कर दे, आपके मन में यहाँ ये सवाल उठ सकता है कि जब डोमेस्टिक अब्यूज़ था तो ये बात शूमी जज के सामने क्यों नहीं रखती? इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब 6 महीने बाद वह मिस ली शूमी को बताती है कि अब 6 महीने बाद हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, तब तक आप ट्राई करके देखो। वैसे आपके हस्बैंड बातचीत से तो बहुत केयरिंग नज़र आते हैं। शूमी गुस्से में थी कि मैंने तुम्हारे सीनियर लॉयर वैंग को हायर किया है पर वो कभी आते ही नहीं और तुम्हें भेज देते हैं। शूमी के जाते ही वहाँ शेन आकर मिस ली को थैंक यू कहता है कि वो बाकी लॉयर जैसी नहीं है, उसमें इंसानियत है, इसलिए आज उनकी फैमिली अलग होने से बच गई। जिस पर मिस ली कहती है, मिस्टर शेन मैं आपकी वाइफ की लॉयर हूँ, आपकी नहीं। और वो चली जाती है। इसके बाद मिस ली अपने सीनियर मिस्टर वैंग से मिलती है जो बता रहे थे वो आज बाकी के केसेस में बिजी हो गए, वरना वो ज़रूर आते। दरअसल उन्हें पहले से पता था इस केस में सक्सेस नहीं मिलने वाली, इसलिए उन्होंने अपने जूनियर को इस केस में भेजा था। एंड हमें पता चलता है ये मिस ली का पहला केस था एंड इसे क्लोज करना उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वहीं दूसरी तरफ हमें शूमी को दिखाते हैं। उनका कलीग उनसे कहता है, डीन कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आइए। वहाँ पर वो एक डील क्लोज करने वाली थी एंड अक्सर कॉर्पोरेट सेटअप्स पे डील्स क्लोज करने से पहले ड्रिंक्स करनी पड़ती है। शूमी भी वहाँ वही करती है। उसका मैनेजर बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था जो शूमी के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, पर फोटो खींचते ही वो उसका हाथ हटा देती है। इनफैक्ट उसे ड्रिंक्स की भी आदत नहीं थी, वो ड्रिंक्स पीकर बहुत उल्टियाँ भी करती है, लेकिन सेटअप ही ऐसा था कि उसे करना पड़ता है। इसके बाद देर रात गए वो अपने घर वापस आती है जहाँ उसका वही कलीग उसके साथ उसकी कार में था। वो फिर अलविदा कहकर निकल जाता है और शूमी फिर अपनी लिपस्टिक कार के मिरर पे देखकर साफ करती है और ऊपर आती है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था ऊपर विंडो से ये सब कुछ शेन देख रहा था। शूमी घर आकर देखती है तो दोनों बच्चे सो गए थे। वो अपनी बेटी फे के की ड्राइंग को देखकर स्माइल कर रही थी। तभी पीछे से शेन आकर कहता है, आज के हम एक कमरे में सो सकते हैं? फिर वो दोनों बात करते हैं। जब शेन कहता है, इतनी देर रात गए तुम वापस आई हो, वो भी किसी और के साथ, पर तुम्हें आज भी मेरी फिक्र है ना? तुम्हारी कलीग ने पिक्चर डाली थी आज की पार्टी की, उसकी मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट ले ली, वरना तुमने तो उसे डिलीट करवा दिया। ये बंदा कौन है जो एकदम तुम्हें इतनी कस के पकड़ के है? शूमी समझ गई थी कि शेन बात को गलत मोड़ पर ले जा रहा है। तभी शेन दोबारा कहता है, तुम ये हमेशा करती हो, क्या हम प्लीज नॉर्मल नहीं हो सकते? तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, बस ये डिवोर्स की बात छोड़ दो। शूमी वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर शूमी कहती है, दूर रहो मुझसे, और वो खुद को मारने लगता है एज अपॉलजी कि मैंने तुम्हें टच किया, सॉरी। वहाँ हम देखते हैं शेन बहुत ही अजीब था। एक पल एकदम प्यारा सा केयरिंग और अगले ही पल वो वायलेंट हो जाता था। कुछ देर बाद ऑफिसर्स वहाँ आ जाते हैं जिन्हें शूमी ने बुलाया था। वो पूछते हैं क्या हुआ? वो बताती है मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। वो पूछते हैं क्या खून निकला था? वो कहती है नहीं। वो पूछते हैं क्या आप अपना चेकअप करवाना चाहोगे? तो वो कहती है नहीं, उसने मुझे दीवार की तरफ रख के मारा था। वो कहते हैं अच्छा अपनी आईडी दिखाइए। तभी शेन आकर प्रिटेंड करने लगता है कि उनके बीच थोड़ी कहा सुनी हो गई थी और वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिस पे शूमी कहती है थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल। तभी बच्चे उठ जाते हैं और फे ये देख रोने लगती है। शूमी उसे चुप करवाने लगती है और इतने में ऑफिसर्स ये बोलकर चले जाते हैं कि अब से लड़ाई मत करना। उनके लिए सब कुछ नॉर्मल था कि शादी में इतना सब तो चलता है। दूसरी तरफ मिस ली और उसका बॉयफ्रेंड को हम देखते हैं जो ये कह रहा था तो मेरे फादर की लॉ फर्म क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, जिस पे वो कहती है मैं पहले अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ।
अब अगले दिन उनका पूरा परिवार आ जाता है उन्हें समझाने के लिए। एंड उल्टा वो शुमी से ही कहने लगते हैं शादी में उतार चढ़ाव आते हैं पर इसे तोड़ना गलत है। वो कहती है पर, जिस पे दूसरा बंदा कहता है शन की गलती है, मैं जानता हूँ उसने आपके ऊपर शक किया पर वो आपकी परवाह करता है इसलिए। तभी बूढ़े अंकल कहते हैं शन ने मुझसे सुबह ही सिंसियरली माफ़ी मांगी है, आगे से ऐसा नहीं होगा, उसे एक और मौका दो। शुमी अब अपने सिर की सिटी स्कैन रिपोर्ट्स निकलवाती है पर शन एक मेडिसिन का टीचर था तो उसे आइडिया था कहाँ मारना चाहिए जिससे खून नहीं निकलता या ज़्यादा चोट भी नहीं आती कि वो फंसे। शुमी भी एक मेडिसिन स्टूडेंट थी इसलिए वही सब कुछ समझ आती है। पर उनकी बातें सुन मिसली को उल्टियाँ होने लगी थी क्योंकि हस्बैंड कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी फिर मिस्टर वैंग वहाँ आते हैं और वो मिसली से अकेले में कह रहे थे क्या तुम शुमी की सारी बातें मान रही हो। शुमी ये सुन पूछती है आपका मतलब है कि मैंने झूठ कहा। वो कहते हैं नहीं, दरअसल डिवोर्स केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि एज पर लॉ थोड़ा बहुत तो चलता है, ये तो शादी का पार्ट है क्योंकि कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए अक्सर इसे इस बात पर टाल दिया जाता है कि थोड़ा बहुत तो चलता है, ये तो शादी का पार्ट है। शुमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है पर मिसली उन्हें रोकने उनकी कार तक जाती है और कहती है इन कैमरास को छिपा कर घर पर लगा दीजिए और इस बार सबूत इकट्ठा करिए कि आपके हस्बैंड आपको मारते हैं, तभी कुछ हो सकता है। शुमी घर आती ही अपने बच्चों से कहती है मम्मी बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर आई है और उसे छिपा रही है, इसलिए इस कमरे मत आना और बर्थडे तक इसका जिक्र मत करना। और फिर वो सारे कमरों में कैमरास इंस्टॉल करने लगती है। पर तभी शन घर पे आते हैं। इस बीच शुमी किसी तरह कैमरा लगाकर बाहर निकल गई थी और वो पकड़े जाने से बच जाती है। अब कुछ दिनों बाद मिस ली की मुलाकात शुमी से होती है उनके ऑफिस पे, जहाँ वो उनके कलीग के साथ उन्हें देख लेती है जिसे वो अक्सर अपनी कार से घर छोड़ती थी। मिस ली अकेले में शुमी से पूछती है ये पिक्चर देखिए, जहाँ वो दोनों बहुत ही क्लोज थे और ये पिक उन्हें शन ने भेजा था। वो कहती है क्या इसके लिए आप उसे डिवोर्स देना चाहते हो, जिस पे शुमी बताती है ये बंदा आखिरी होगा जिस पे आप शक करोगे, इसे देखो ये लड़कों को भी ऐसे ही टच करता है। फिर शुमी बताती है बीते कुछ सालों में शन हर एक लड़के को देख इनसिक्योर हो जाता है, उसे मेरी घर देर रात आने से प्रॉब्लम है, लड़कों से बात करने से प्रॉब्लम है, वो चाहता है मैं हाउसवाइफ बन जाऊँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर मिसली पूछती है आप अभी तक फुटेजेस लेकर क्यों नहीं आए, 2 वीक्स हो चुके हैं, जिस पे वो कहती है बीते कुछ दिनों से शन का बर्ताव मुझे लेकर बदल गया है, वो बहुत ही अच्छे से है और वो मुझे बिल्कुल नहीं मारता, बच्चों से प्यार से खेलता है और मुझसे अच्छे से पेश आता है। अब देर रात गए ड्रिंक्स करने के बाद शुमी घर आती है। शन उसका इंतज़ार कर रहा था। शुमी के आते ही वो कहता है इतनी रात तक क्या कर रही थी, तुमने बहुत ड्रिंक्स किया है ना। शुमी उसे देख कहती है नहीं ज़्यादा नहीं, आज बहुत दिनों बाद दोस्तों से मिलना हुआ इसीलिए। वो पीछे से हक कर कहती है उसे अगर तुम डिवोर्स नहीं चाहते तो क्या तुम प्लीज़ मुझे मारना बंद कर दोगे और हमेशा अच्छे से बात करोगे। वो उसके फेस पे हाथ रखता है प्यार से, लेकिन फिर अचानक अलमारी से बैग निकाल कर कहता है ये क्या है, तुम जाने की प्लानिंग कर रही हो। वो सारे सामान फेंक देता है। वो कह रही थी ये बैग्स डिवोर्स वाले दिन के हैं, आज के नहीं। जिसके बाद वो दिखाता है लैपटॉप पे कैमरास की फुटेज जो शुमी ने लगाई थी। वो कहने लगता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों हमारी फैमिली को तोड़ना चाहती हो। ये देख शुमी अपना सामान समेटने लगती है। पर तभी हम देखते हैं शन शुमी को धक्का देकर घर के बाहर कॉरिडोर पे लेकर आता है जहाँ कैमरास नहीं थे और वहाँ हमें बस आवाज़ें आती हैं उसकी शुमी को मारते हुए। अगले दिन शुमी मिस ली को अपनी वुंड्स दिखाती है और इस बार वुंड्स बहुत ही ज़्यादा थे। ये लेकर वो सीधा लोकल कोर्ट पहुँचते हैं पर शन भी वहाँ आ गया था और वो अपना चेहरा दिखाकर कहता है शुमी ने भी मुझे मारा है और हम दोनों कई ज़्यादा गुस्से में थे इसलिए ऐसा हुआ, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। शुमी कहती है मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने शुरुआत की और ये सब कुछ मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था। दोनों वहाँ लड़ने लगते हैं पर जज कहती है डोमेस्टिक मैटर्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तुम दोनों पढ़े लिखे हो तो एक दूसरे को लेकर और ज़्यादा समझदारी दिखाओ। मैटर वो लोग वहीं रफा दफा कर देते हैं। अब शन अकेले में मिस ली से मिलकर उनसे माफ़ी मांगता है अपने और शुमी की ओर से कि वो दोनों इस केस को कब से खींच रहे हैं। इस वजह से मिस ली भी अपना पहला केस क्लोज नहीं कर पा रही। वो कहता है मैं एक टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी आपकी ही तरह एम्बिशियस हैं, इवन मैं भी जवानी में ऐसा ही था। मैं सोचता था मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ पर वक्त के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक आम इंसान हूँ। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जवान हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप प्लीज़ इस केस को छोड़ दो, यहाँ समय बर्बाद मत करो। शन जानता था जब तक मिस ली शुमी के साथ है उसे कमज़ोर करना आसान नहीं, वो हर बार कोर्ट पहुँच जाएगी, इसलिए वो उन दोनों को ही अलग करना चाह रहा था। फिर वो कॉल पे किसी से कहता है मेरी वाइफ बिजनेस ट्रिप पे बाहर है, मुझे बच्चों को संभालना है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। मिस ली उनकी मदद के लिए उनके साथ स्कूल जाती है। जब वो लैब पे काम कर रहा था तब तक वो बच्चों की देखभाल करती है पर इसमें उन्हें नींद आ गई थी। फिर शन आकर बच्चों को ले जाता है उनका शुक्रिया अदा करके। कुछ दिनों बाद मिस ली एक पैकेज को नोटिस करती है, कार की कीज थी और मैसेज पे शुमी कहती है मेरी कार बेसमेंट में है, प्लीज़ मुझे पिकअप करने एयरपोर्ट पे आ जाओ, मुझे शन से नहीं मिलना। वो सोचती है पर ऐसा क्यों,
पर फिर वो बात मान जाती है। फिर वो कार पे कहती है, पूरे रास्ते ट्रिप के दौरान मैं यही सोचती रही और मैंने डिसाइड किया कि मुझे डिवोर्स चाहिए। जैसे मिस ली कहती है, पक्का? फिर से मन बदल तो नहीं लोगे आप? वो कहती नहीं। होटल पे सामान रखने शुमी अंदर जाती है और मिस ली को कार पार्किंग पे लगाने के लिए बोलकर वो ऊपर आ रही थी। पर तभी शेन शुमी को मैसेज करता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी के मैसेज से मुझे पता चला तुम होटल में चेक इन कर रही हो। किसके साथ हो तुम? मैं वहीं आ रहा हूँ। शुमी डर कर मिस ली को कार बेसमेंट से लेकर आने कहती है और खुद किसी भी तरह निकलने की कोशिश करती है, पर शेन उन्हें पकड़ कर बेसमेंट ले आता है और बहुत मारता है। एंड तभी मिस ली अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेती है कि शेन सच में कैसा है। शुमी किसी तरह खुद को चैन से बचाकर भाग रही थी, पर शेन उन्हें पकड़ लेता है। पर तभी मिस ली कार से आकर उन्हें बचाकर अपने घर ले आती है। अब अगली सीन में शुमी अपने घाव पर मलहम लगा रही थी और वो बिल्कुल टूट चुकी थी। मिस ली एक नई ट्रेंड लॉयर थी, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, नहीं उनका घर बहुत अच्छा था, पर शुमी के लिए वो जगह एक सेफ हाउस की तरह थी जहाँ वो राहत से सांस ले सकती है, क्योंकि अपने बड़े घर में तो वो सेफ तक नहीं है जितनी वो यहाँ है। वहाँ मिस ली अपनी रिलेशनशिप की बात बताती है कि कैसे उनकी मदद चाहती है कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। वो लॉ में तो न्यू भी है, पर डेटिंग में वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वहाँ शुमी मिस ली के पूछने पर बताती है कि पिछले 3 साल से उनके साथ ये सब हो रहा है। दरअसल शेन पहले एक बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही केयरिंग लविंग हस्बैंड, जो उनसे, अपने बच्चों से, इनफैक्ट हर इंसान से बहुत ही अच्छे से पेश आता है। उसकी इनोसेंस देखकर किसी को उस पर शक हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट मिस ली तक उसके जाल में फंस गई थी। उसकी असलियत तब सामने आई जब शुमी देर रात गए ऑफिस से वापस आने लगी। ऑफिस की वजह से दूसरे लड़कों के साथ उसका उठना बैठना बढ़ गया। उसने एक नई बड़ी कार ली, उसका प्रमोशन होने लगा और ये सब से शेन कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो गया। वो चाहता था शुमी घर पर रहे, एक हाउसवाइफ की तरह। पर शुमी अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ देना चाहती थी, इसलिए उसका काम करना ज़रूरी था एंड उसे काम करना पसंद भी था। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो किस काबिल है। उसके भी सपने थे, पर शेन इन सब से बस इनसिक्योर फील करता था और इसके बदला लेने के लिए वो उसे मारता था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, फर्स्ट टाइम जब उसने उसे हिट किया था। उनके बीच आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि सिर्फ शेन ही परिवार की फिक्र करता है, जिस पर शुमी कहती है वो भी बाहर जाके काम करती है, अर्न करती है, जिस पर शेन उसे धक्का देकर गिरा देता है। शुमी का मुंह कट गया था। शेन सॉरी कहता है कि अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा और उसे बैंडेड लगाता है। पर फिर सेकेंड टाइम दोबारा ऐसा होता है और फिर थर्ड टाइम, और ये रुकता नहीं। और इसीलिए वो डिवोर्स चाहती थी, पर कानूनी व्यवस्था ही ऐसी थी कि सब कोशिशों के बावजूद डिवोर्स की जगह हर बार उन्हें साथ रहने ही कह दिया जाता। वह मिस ली कहती है, मैं आपकी सारी बात समझती हूँ और यकीन मानिए मैं आपको डिवोर्स दिलवा कर रहूँगी, आपकी पूरी मदद करूँगी। मिस ली बहुत ही यंग थी एंड शुमी उनसे एकदम अपने बच्चों की तरह प्यार से उनका नो सहलाती है, जिससे बच्चों को रिलैक्स महसूस होता था। और मिस ली को देख बार बार वो अपने बच्चों को याद कर रोने लगती है, जिस बात में मिस ली उन्हें कंफर्ट देती है। वहीं दूसरी तरफ शेन की मदर आकर उसके फटकार लगा रही थी कि किसी भी तरह डिवोर्स नहीं होना चाहिए, इससे हमारी फैमिली की नाक कट जाएगी। एंड वहाँ उसकी मदर का वायलेंट नेचर, वो भी अपने इतने बड़े जवान बेटे के साथ, हमें एक हिंट देता है जिस बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं अब अगले दिन शुमी मिस ली के साथ दोबारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करने कोर्ट पहुँचती है, पर दोबारा केस डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि कोई फुटेज नहीं थी और विटनेस विक्टिम की लॉयर नहीं बन सकती क्योंकि वो तो उनका ही साथ देगी। लेकिन वहाँ से निकलकर हम देखते हैं शेन शुमी को सबके सामने जोर ज़बरदस्ती कर अपनी कार की तरफ लेकर आ रहा था। ये देख पूरी भीड़ जमा हो जाती है। वहाँ हम देखते हैं कार के अंदर लिटरली सल्फ्यूरिक एसिड रखा था, यानी शेन न जाने शुमी के साथ वहाँ क्या करने वाला था। शुमी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर शेन उन्हें मार कर कार में ज़बरदस्ती बैठा देता है। तभी लॉयर वैंग आकर उसे धक्का देते हैं और शुमी को बचाते हैं एंड मिस ली सारी फुटेज रिकॉर्ड कर लेती है। आखिरकार उनके पास अब शेन के खिलाफ सबूत था, लेकिन फुटेज पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आया था और चाइना का लॉ अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस के आधार पर डिवोर्स ग्रांट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ इसका कानून है ही नहीं। पर इस फुटेज से वो शेन से सेटलमेंट ज़रूर करवा सकते हैं कि वो उसे डिवोर्स दे दे, वरना वो उस पर क्रिमिनल होने के एलिगेशंस लगा देंगे कि वो शुमी पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करने वाला था और साथ ही उसने फिजिकली सबके सामने वायलेंस किया। शुमी वहाँ चिल्लाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस क्यों नहीं बन सकता, पर वैंग बताते हैं इस देश की यही सच्चाई है, यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम आपको डिवोर्स दिलवा देंगे, पर दूसरे तरीके से। अब शेन को वो लोग फुटेज दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वो डिवोर्स के लिए नहीं माना तो ये फुटेज उसकी रेपुटेशन को हमेशा के लिए खराब कर देगी, हमेशा के लिए खत्म कर देगी। शेन घर आकर इमोशनल होता है और शुमी को गुस्से से कॉल कर कहता है, अब तुम्हें शांति मिल गई ना, तुमने फैमिली को अलग जो कर दिया, पता नहीं कौन सी फैमिली की बात कर रहा है, हस्बैंड बनने की एक भी काबिलियत तो इसमें है ही नहीं। अब अगले दिन मिस ली शुमी को डिवोर्स सेटलमेंट पेपर्स सेंड करती है, लेकिन शुमी को गुस्सा आ जाता है उन्हें पढ़कर। दरअसल शेन ने सेटलमेंट में वो घर और सारी सेविंग्स अपने नाम मांगी थी और दोनों में से सिर्फ एक बच्चे की ही कस्टडी शुमी को मिलेगी,
जिस पे वो कहती है मैं घर और सेविंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, पर मुझे मेरे दोनों बच्चे चाहिए। पर दोनों लॉयर समझाते हैं अगर आप अब भी जिद करोगे तो फिर शेन का मूड चेंज हो जाएगा और हम डिवोर्स नहीं ले पाएंगे। वहाँ शुमी रोने लगती है। उसे अपने बेटे नियांग को अलविदा कहना पड़ेगा और सिर्फ फे की ही कस्टडी उसे मिलेगी। वो लोग समझाते हैं कि बड़े होकर वो आपके पास आ सकता है। अब शुमी और शेन डिवोर्स ले लेते हैं। शुमी सामान लेकर अपनी मदर के घर शिफ्ट होती है फेई के साथ। फेई को स्कूल से पिकअप करते हुए वो देखती है कोई बच्चा उसे पुश कर रहा है। ये देख फेई उसे कुछ कहती नहीं। शुमी पूछती है तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। वो कहती है मॉम वो लड़का मेरे साथ खेलता है और डैड भी तो आपसे प्यार करते हैं, तभी तो वो आपको मारते हैं, तो उसने किया तो गलत कैसे। ये सुन शुमी हैरान रह गई थी कि खराब माहौल बच्चों पे कैसे असर डालता है। वहीं शैन नियान को लेकर अपनी मदर के घर चला आता है। पूरे रास्ते नियान अपनी मॉम और छोटी बहन को मिस करा था। शैन की मदर अपने ग्रैंडसन के लिए पकवान बना रही थी एंड वीडियो कॉल पे हम देखते हैं नियान अपनी मॉम और छोटी बहन को याद किया जा रहा था, वो उन्हें मिस करा था एंड उधर शुमी भी। एग्रीमेंट तय हुआ था वीकली एक बार शुमी अपने बेटे से मिल सकती है, इसलिए शुमी को गुस्सा आ रहा था बिना बताए वो उसके बेटे को दूर लेकर क्यों गया। जिस पर शैन कहता है ये तो डिवोर्स के पहले सोचना था, और वहाँ अपनी बेटी से बिना बात किए वो कॉल कट कर देता है। ये सीन हार्ट ब्रेकिंग था। फिर रोने लगती है। वो भी अपने फादर से बात करना चाह रही थी, पर शैन ये सब कुछ शुमी को ट्रॉमा देने के लिए करा था। वो इतना बुरा इंसान था कि उसे एक पल भी अपनी बेटी की याद तक नहीं आई, जस्ट बिकॉज उसे उसकी कस्टडी नहीं मिलेगी। वह शैन नियान के इमोशंस का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है जहाँ नियान बोर्ड पकड़े खड़ा था, मॉम प्लीज़ कम होम। ये पोस्ट देख शुमी तुरंत मिसली से मिलती है और कहती है वो मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है, मुझे उसकी कस्टडी चाहिए किसी भी तरह। लेकिन अब कस्टडी को चेंज करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद नियान का बर्थडे था। शुमी उसे अपने घर लेकर आती है। शैन जिद करा था कि वो उसके साथ चले, वो वहाँ कुछ नहीं करेगा, बस उन्हें देखेगा, लेकिन शुमी साफ इनकार करती है। वह बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद जब उसे वापस घर छोड़ने की बारी आती है तो नियान इमोशनल होकर कहता है थैंक यू मॉम, आपने इतना कुछ किया, पर आज घर जाकर फादर मुझे दोबारा स्विच से मारेंगे, मुझे नहीं जाना। जिस पर शुमी ये सुन उसे रोक लेती है और आज वो अपने बच्चों के साथ सोती है, एक चैन की नींद। पर अगले दिन स्कूल के बाहर आकर शैन नियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो कुछ कर पाती इससे पहले वो कहता है पता है ना कस्टडी मेरे पास है। फिर रास्ते में देखते हैं शैन शुमी का पीछा करा था। फिर डर कर रोने लगती है क्योंकि शुमी को गाड़ी बहुत तेज भगानी पड़ रही थी। किसी तरह वो शैन को चकमा देने में कामयाब होते हैं। फिर शैन शुमी के नए घर के आसपास पहुंच गया था एंड वो नियान से बार बार पूछता है मॉम का घर कौन सा बताओ मुझे। नियान कुछ नहीं कहता, उसे याद ही नहीं था। शैन उस पर भड़क जाता है एंड तभी नियान कहता है सामने वो देखो मॉम। वो चिल्लाता है मदर। तभी शैन को अपनी तरफ आता देख वो जल्दी से फ्लैट पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है, पर शुमी की मदर को लाख समझाने के बावजूद वो दरवाज़ा खोल देती है। शैन अंदर आकर शुमी को दोबारा पकड़ लेता है कि मेरे साथ चलो। उनके बीच बहस होने लगती है। इवन शैन शुमी की मदर को धक्का भी मारता है। फिर ये देख फूट फूट कर रोने लगती है और तभी सब कुछ शांत होता है। अचानक शुमी को याद आता है नियान कहाँ है एंड दोस्तों तभी हम देखते हैं नीचे नियान के ऊपर गाड़ी का सारा सामान गिर गया था। वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी था, बस अपनी मदर को याद करते हुए। वो दोनों वहाँ बहुत रोए जा रहे थे। वो चिल्लाती है प्लीज़ कोई एम्बुलेंस बुलाओ। एंड अब कुछ वक्त बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। शुमी अब शैन के साथ ही रहने लगी थी अपने बच्चों की देखभाल के लिए, क्योंकि नियान की कस्टडी उसे नहीं मिल सकती एंड अगर वो नियान को उस हैवान के पास छोड़ेगी तो वो जीते जी मर जाएगा। इसलिए अपने सपनों को कुर्बान कर, अपनी जॉब छोड़कर, अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाकर वो शैन के साथ रहने लगती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं टाइम के साथ नियान भी अपने फादर की तरह बनते जा रहा था। उसके अंदर वायलेंस की वही टेंडेंसीज आ रही थी जो उसके फादर में है। वो सोसाइटी के दूसरे बच्चों को मारता है तो शुमी पूछती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहता है क्यों ना करूँ, शायद मुझे भी फादर की तरह हाथ में टाल बांध कर मरना चाहिए था। ये सुन शुमी समझ आती है कि अगर ये अपने फादर के आसपास ही पला बड़ा तो पक्का ये उनकी तरह बन जाएगा, लेकिन वो ये होने से रोके तो रोके कैसे। कई बार शैन शुमी के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेसी की भी कोशिश करता है। शुमी वहाँ बिल्कुल एक लाश की तरह पड़ी रहती है और इसके बाद वो रोती है। उन्होंने अपना सब कुछ हार गया था, सारी कोशिश तो कर ली, पर ये देश, ये कानून उन्हें और उनके बच्चों को उस दरिंदे से नहीं बचा पाया। फिर हम देखते हैं इसलिए बहुत सक्सेसफुल हो गई थी और उनके बॉस उनसे बहुत खुश रहते थे। लेकिन उस रात उन्हें अचानक एक कॉल आता है एंड ये कॉल सब कुछ बदल देता है। हम देखते हैं शुमी जेल में है और मिसली उनके सामने शीशे के उस पार बैठी थी। पिछली रात शुमी ने शैन का मर्डर कर दिया एक्वेरियम वाले पत्थर से और फिर खुद को ही पुलिस के हवाले कर दिया। ये कॉल मिसली को शुमी की मॉम ने किया था, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि सिर्फ मिसली ही शुमी को समझती है। जब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट थी, उन्हें शादी में ढकेल रही थी, तब मिसली ने ही उनका साथ दिया था। लेकिन वहाँ एक भी बार शुमी मिसली का कॉल नहीं उठाती, वो बताती ही नहीं कि आखिर उस रात क्या हुआ। पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी, सब लोग शुमी को विलन समझते हैं। शैन की मदर कहती है मुझे मेरे बेटे को डिवोर्स ले लेने देना चाहिए था, एटलीस्ट आज वो जिंदा तो होता। अब सीट पहुंचता है सीधा कोर्ट में। इंटेंशनल मर्डर की केस की सज़ा थी फांसी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट।
मिस ली का शुमी को सपोर्ट करने की वजह से उन पे सवाल खड़े किए जाते हैं। उनकी नौकरी, उनकी रेपुटेशन तक बात आ जाती है। एंड शुमी तो कुछ बताते ही नहीं। तो आखिर वो केस कैसे सॉल्व करे कि मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था, क्योंकि शुमी ऐसी है ही नहीं। मिस ली का बॉयफ्रेंड तक उनकी वहाँ हेल्प नहीं कर पाता, पर उनके बॉस मिस्टर वैंग वहाँ कहते हैं, क्या तुम सच में ये करने को तैयार हो? तुम्हें इसका रिस्क पता है ना? पूरा सोशल मीडिया शुमी के अगेंस्ट है। मिस ली कहती है, एक बार मिस शुमी मेरे पास आई थी मुझसे अपने बेटे की कस्टडी पे हेल्प लेने। मैंने उनकी हेल्प नहीं की, इस वजह से उन्हें वापस आना पड़ा शेन के साथ रहने। उनकी इस हालत में मेरा भी दोष है। अब आता है कोर्ट हियरिंग का दिन। वहाँ प्रोसिक्यूटर शुमी को गिल्टी ठहराते हुए सबूत पेश करते हैं। वो पत्थर जिससे शेन को मारा गया और फिंगरप्रिंट्स के निशान भी यही कहते हैं कि शुमी ही कल्प्रिट है। ये बात शुमी एक्सेप्ट भी करती है। वो टूटी हुई निराश बैठी थी, बेजुबान। लेकिन मिस ली शुमी को डिफेंड करते हुए कहती है, पिछले 6 महीनों से हर रोज़ वायलेंस का शिकार वो हुई है। तब जाकर उन्होंने ये कदम उठाया। शेन की मॉम चिल्लाती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो किसी को मार ही नहीं सकता। कोई सबूत है? माहौल सीरियस देख एक रीसेस ब्रेक होता है, जिस दौरान पास्ट में हम देखते हैं मिस ली शुमी के बच्चों से मिलती है। वह फे तो बहुत छोटी थी, पर वो नियान से पूछती है, क्या तुम आंटी की हेल्प करोगे? वो कहता है, आप आंटी नहीं लगते, आप दीदी हो, एंड मैं आपकी हेल्प करूंगा दीदी। अब प्रेजेंट में नियान को कोर्ट में एज आई विटनेस बुलाया जाता है। ये देख शुमी जो शांत थी चिल्लाने लगती है, इतने छोटे बच्चे को यहाँ क्यों बुला रहे हो? मुझे नहीं चाहिए कोई बचाव, प्लीज़ उसे जाने दो। पर नियान कहता है, ये मैं करना चाहता हूँ प्लीज़। वो अपना नोज टच करता है जिससे उसकी मॉम उसकी करती थी और कहता है, रिलैक्स मॉम। एंड दोस्तों, इसके बाद नियान सब कुछ रिवील करता है। पिछले 6 महीनों से हर रोज़ शेन शुमी को मारता था, टाल हाथ में बांध कर, कभी कोई चीज़ से या कभी अपने बेयर हैंड से। फिजिकल के साथ साथ वो उसे हर वक्त मेंटली भी टॉर्चर करता था। ये सब कुछ नियान देखता रहा, पर बेचारा वो छोटा सा बच्चा क्या करता, कैसे अपनी माँ को बचाता उस हैवान से। उस इंसिडेंट वाली रात भी ऐसा ही हुआ। शेन शुमी को मार रहा था। आवाज़ सुनकर नियान कमरे तक आ गया। यहाँ तक की फुटेज रिकॉर्डेड थी, पर कमरे के अंदर कैमरास हटा दिए गए थे, तो वहाँ की फुटेज नहीं मिलती। इसलिए नियान अपनी ड्राइंग से दिखाता है उसकी मॉम को एक मॉन्स्टर मार रहा है जो कि उसके फादर है। वहाँ वो शुमी को मार मार कर बच्चों के पास फेंक देता है और कहता है, औरतों को ऐसे ही ओबीडियंट होना चाहिए। वो कहता है, बच्चों, मॉम ने गलत किया इसलिए उन्हें सज़ा मिल रही है। वो शुमी का फेस पकड़ कर कहता है, तुम अब मुझसे दूर जा भी नहीं सकती, क्योंकि जाओगी भी तो जाओगी कहाँ? मैं तुम्हें वहाँ भी आकर ढूंढ लूँगा और वापस लेकर आ जाऊँगा। दोनों बच्चे चिल्ला कर रोते हैं। शेन नहीं रुकता, उल्टा उन पर चिल्लाता है कि अगर बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। दोनों बच्चे रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ मम्मी को छोड़ दीजिए, उन्हें मत मारिए प्लीज़। प्रेजेंट में नियान अभी भी यही लाइन बोल रहा था रोते हुए, प्लीज़ मेरी मम्मी को मत मारिए, उन्हें छोड़ दीजिए। और ये बात पूरे कोर्ट को हिला कर रख देती है। अब नियान को वहाँ से लेकर जाया जाता है और शुमी मिस ली के पूछने पर कि आपने शेन को बेहोश कर दिया था पत्थर से मारकर, तो फिर उसे जान से क्यों मारा? वो कहती है, अगर नहीं मारती तो वो मुझे उठकर दोबारा मार सकता था। मुझे ये डर बार बार सता रहा था कि अगर वो दोबारा उठ गया तब। यहाँ समझ पाते हैं कैसे सब लोगों ने मिलकर शुमी का क्या हाल कर दिया, क्योंकि बस लास्ट ऑप्शन बचा था, एक इंसान का मर्डर करना, ताकि वो खुद इस दर्द से बच सके, मे भी जेल जाकर, पर एटलीस्ट ये टॉर्चर तो ख़त्म होगा। शेन की मदर पूछती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, जिस पे शुमी पहली बार चिल्लाकर कहती है, चुप रहिए, आपका बेटा आपकी वजह से ही ऐसा है। अपने ऊपर जलाए हुए मार्क्स देखे हैं कभी? आप खुद एक विक्टिम हो, और शेन ऐसा इसलिए बना क्योंकि आपने उसे कभी रोका नहीं। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा नियान भी ऐसा बने। फिर मिस ली कहती है, किसी का मर्डर करना गलत है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, पर क्या किसी ऐसे को सज़ा नहीं मिलेगी जो डोमेस्टिक वायलेंस करता था? क्या उन्हें छोड़ दिया जाएगा? जूरी डिसाइड करती है कि मिस शुमी ने क्राइम किया है, उन्हें सज़ा मिलेगी, पर क्योंकि वह खुद भी एक विक्टिम थी और उन्होंने सच एक्सेप्ट किया, इसलिए उम्र कैद या फांसी की जगह उन्हें 8 साल की सज़ा होगी, जो मर्डर पे सबसे कम सज़ा थी। मिस्टर वैंग मिस ली की तारीफ़ करते हैं कि तुमने कर दिखाया। मिस ली बहुत खुश थी, एटलीस्ट शुमी 8 साल बाद अब अपने बच्चों से मिल तो सकेगी। इसके बाद हमें बताया जाता है साल 2016 में चाइना ने नया एंटी डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ पास किया, ताकि ये मैटर्स को सीरियसनेस के साथ ट्रीट किया जा सके। और ये फिल्म 2014 की कहानी थी, यानी इन जैसे कई केसेस का इन्फ्लुएंस था इस लॉ के पीछे। एंड इस लॉ के बाद कोई भी डोमेस्टिक अब्यूज़ के केस को सीरियसनेस के साथ देखा जाएगा, और विमेन पे जो भी वायलेंस के केसेस होते हैं उन्हें इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाएगा। फिर हम देखते हैं 8 साल बाद का सीन। शुमी जेल से निकल कर अपने बच्चों से मिलती है। दोनों ही अब बड़े हो चुके थे। वहाँ मिस ली भी आई थी उनके साथ, पर यह सीन हार्ट ब्रेकिंग था। अगर कानून व्यवस्था सही होती तो क्या शुमी की लाइफ बर्बाद होती? उसने अपना करियर, अपने बच्चे, सब कुछ खो दिया
और इतने साल टॉर्चर झेला क्योंकि लॉ सही से उन्हें उनके बच्चों को बचा नहीं सका। हम जितनी बार वहाँ मिस शूमी को हंसते हुए देखते हैं हमें रोना आ जाता है। उनकी स्माइल के पीछे उनका सालों का दर्द छिपा था। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक चाइना में डोमेस्टिक अब्यूज़ से रिलेटेड लॉ नहीं आया तब तक चाहे वो लॉयर्स हो, पुलिस हो या फैमिली मेम्बर्स ही, सब उस क्राइम को पार्ट ऑफ मैरिज की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। इसलिए कहा जाता है जितना गलत करना है उतना ही गलत को सहना भी है, और शायद गलत को देखना भी। अगर मिस शूमी के जैसे वुमेन आवाज़ नहीं उठाती तो शायद कभी लॉ आता ही नहीं। सबसे ज़्यादा अच्छी कैरेक्टर यहाँ मिस ली का था। वो लॉयर थी लेकिन अंदर से वो एक इंसान थी। जब पूरी दुनिया शूमी के खिलाफ थी तब इकलौती वो उसका साथ देती है। कई बार हम ऐसे लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो हमारी लाइफ में आए, पर क्या हम किसी के लिए वैसे बन सकते हैं जैसे मिस ली शूमी के लिए थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।